Zameen Par. So how are you looking forward to it? And Well, I'm most nervous and excited. I think that as a film, what Prasanna came with the script that Divya wrote, now that we have completed the journey and I see the film, I think that we've come quite close to what we hoped the film would be. So I think that I'm quite happy with the film. Now we'll wait to see how audiences like it. So I'm quite nervous and excited about that. तो ज़्यादा मुश्किल होगा इन लोगों के साथ काम करना क्योंकि दर्शन तो नॉर्मल था जब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. आप को सुन के ये खुशी होगी कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा इन लोग के साथ काम करने का, तो आज तक तो मैं न्यूरोटिपिकल लोगों के साथ काम कर रहा हूँ पिछले 30-35 सालों में, लेकिन वो काम में और ये काम में ज़रा सा भी अंतर नहीं था. उनको मतलब ऐसा भी नहीं है कि उनको टाइम ज़्यादा लगा, जितना टाइम हमको लगता है सीन शूट करने के लिए, भले आप न्यूरोटिपिकल बंदे के साथ जो मैंने किया और न्यूरो एटिपिकल, कोई फ़र्क नहीं है. देयर इज़ नो डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स. तो ना आपका टाइम वेस्ट करते हैं, बल्कि वो ऐसी एनर्जी लाते हैं सेट पर कि जो आमतौर पे सेट पे क्रिएटिव लोग जब 10-15 क्रिएटिव लोग साथ में आते हैं तो क्लैशेस भी होते हैं. यू नो, डीओपी लड़ता है प्रोडक्शन डिज़ाइनर से, कभी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर यू नो इज़ फीलिंग के यार वो माइक वाला पता नहीं कहाँ माइक ले रहा है, मेरा कॉस्ट्यूम ख़राब हो रहा है. यू नो, सो ऑल दैट जो नॉर्मल फिल्म में होते हैं बिटवीन HODs, द ईगो टसल्स एंड ईगो क्लैशेस जो आते हैं, इस फिल्म में एक दफ़ा भी नहीं हुआ. एंड बाय द एंड ऑफ द शूटिंग मैंने प्रसन्ना को पॉइंट आउट भी किया, मैं बोला तूने नोटिस किया है हम लोग को किसी को हैंडल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. एंड द रीज़न इज दीज 10 पीपल, बिकॉज जब ये 10 सेट पे आते हैं तो वो ऐसी अपनी एनर्जी लाते हैं, दे एकदम ऐसा खुश आते हैं. हैव यू ऑल मेट देम? अरे आपका दिल 2 मिनट में जीत लेंगे. You will meet them soon. So they come into a room and the whole energy changes. They come in smiling. They are so excited to be there. They'll give you a hug. They'll give you a kiss. They are very loving. So you can't help it. The energy of the room changes. The energy of the set changes. You have no choice in the matter. It will change. And it will change for the better. Because the energy that they bring is so pure and so innocent that all of us, you know, हम लोग सब ऐसा. So I will hesitate to raise my voice in front of them. अगर मुझे कभी कुछ इरिटेशन हो भी गया, मतलब मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. कल को मेरे साथ, DOP के साथ, डायरेक्टर के साथ कोई भी अगर वो इरिटेट हुआ भी ना, वो उससे वो नेगेटिव चीज़ भारी नहीं आएगी, वो निकाल ही नहीं पाएगा, बिकॉज उसको पता है कि इसके सामने मैं ऐसे कैसे बात करूं, मैं कर ही नहीं पाऊंगा. सो दे हैव अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन अस. So according to me, it was absolutely smooth sailing working with them. They are very sharp, they are on the ball, they are excited to be there. They are complete team players. What I would as a professional want from my team, they have provided that. So they are completely team players. So your question कि आपको तकलीफ, बिल्कुल नहीं, all opposite. We had the best time working with them. But it's a sensitive topic, right? So you also said that the film is all about humorous also, fun भी है. It's fun, yeah. But then at the same time कभी ऐसे realize हुआ कि कहीं ये fun बिल्कुल मजाक में ना हो जाए, मौका ही ना हो जाए ऐसा कुछ? नहीं, क्योंकि फन मेरा होता है, उनका नहीं होता है. So the joke is always on Gulshan. Gulshan is the guy who's you know got problems. वो बदतमीज भी है, वो खरदिमाग भी है, वो हर आदमी से झगड़ा करते रहता है, वो यू नो पॉलिटिकली कंप्लीटली इनकरेक्ट है, सारी गलत चीज़ें जो आप सोच सकते हो वो इस इंसान में है, गुलशन. तो मैं एक्चुअली निकुम सर का ऑपोजिट प्ले कर रहा हूँ इन दिस. इट इज ऑपोजिट ऑफ निकुम सर. ही इज़ वेरी इनसेंसिटिव. उसको पता, अच्छा उसको हमेशा लगता है कि मैं राइट हूँ. ऐसे बहुत लोग हैं जिनको लगता है कि मैं ही राइट हूँ. हाँ, हर जगह, हर जगह. तो पुलिस की गाड़ी ठोकता है और पुलिस को बोल रही है कोई जगह पार्क करने की, मतलब वहां पे भी वो राइट है, पुलिस रॉन्ग है. सो ही इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. आपने कभी फिल्म बनाई है? हाँ, तो आप अभी फिल्म बनाइए तो फिर आपको जवाब मिल जाएगा. फिल्म मेकिंग इज सो टफ. आप बेस्ट इंटेंशन से आते हैं और आप काबिल भी होते हैं, तो आपने अगर कहानी गलत चुनी है तो आप रॉन्ग जा सकते हैं. अगर कहानी सही चुनी है
तो अगले कदम पे रॉन्ग जा सकते हैं। अगला कदम कौन सा है? प्रेप। आपने टीम कौन सी इकट्ठी की है, सही की है कि नहीं की है, उस पर प्रेप जो आपने काम किया है वो सही किया है कि नहीं किया। और प्रेप में हजारों काम, लाखों काम होते हैं। कास्टिंग भी उसमें आता है, लोकेशंस भी उसमें आता है। आपने कास्टिंग करेक्ट की है, आपने लोकेशन सही चुने हैं, आपकी कॉस्ट्यूम्स करेक्ट हैं, आपने जो पूरा प्रेप किया है वो सही है कि नहीं। अगर वो सही है तो आप दूसरे कदम पे भी सही गए हैं। फिर आता है प्रोडक्शन स्टेज। प्रोडक्शन स्टेज में आपने सही किया है कि नहीं, आपने सीन्स करेक्ट शूट किए हैं कि नहीं, आपने परफॉर्मेंसेस सही निकाले हैं कि नहीं। वो हो गया शूटिंग स्टेज। शूटिंग स्टेज के बाद आता है पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज। आपकी एडिटिंग सही है कि नहीं, स्क्रिप्ट सही है, प्रेप सही है, शूटिंग भी सही है। एडिटिंग में आप रॉन्ग जा सकते हैं। अगर आपकी एडिटिंग सही है तो आप साउंड डिजाइन में रॉन्ग जा सकते हैं। आपकी साउंड डिजाइन सही है तो आप मिक्सिंग में रॉन्ग जा सकते हैं। मैं आपको दंगल की मिक्सिंग गलत करके दिखाऊंगा, आपको फिल्म बुरी लगेगी, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। 3 इडियट्स सेम फिल्म, कोई फर्क नहीं है, खाली मिक्सिंग चेंज कर दूंगा मैं। आपको लगेगा ये बड़ी वीक फिल्म है यार, मजा ही नहीं आ रहा है। मिक्सिंग में आप रॉन्ग जा सकते हैं। तो फिल्म मेकिंग इतना कॉम्प्लेक्स काम है कि जब आप हर कदम पे सही होते हैं तब जाके एक शोले बनती है, तब जाके एक दंगल बनती है, तब जाके एक लगान बनती है। जब आप हर कदम पे सही होते हो। तो जब आप पूछते हो ना कि क्या गलत हो जाता है, बहुत सारी चीजें 10 लाख चीजें जो गलत हो सकती हैं, कौन सा बोलूं मैं आपको। फिल्म मेकिंग इज अ टफ मीडियम। So only when you go right every time, including promotion, that is also a very important part of a release of a film. If you get everything right, only then the film becomes successful. So as you know, people who are in this field, you all should realize that when a film goes wrong, it is important to understand why this film went wrong, so that we don't repeat the same mistake again. We can make new mistakes, but don't make the same mistake again. सो दैट इज द प्रोसेस आई हैव फॉलोड कि यार गलतियां होती हैं, अपने को अपनी गलतियों से सीखना है, सेम गलती दोबारा मत करो बस। बाकी नई नई गलती आप करते रहोगे। और यही तो लाइन है, इसमें कुछ फिक्स नहीं है, ये क्रिएटिव फील्ड है, हर चीज अंदाजे से होती है। आपका अंदाजा अलग होगा, आपका अंदाजा अलग होगा, मेरा अंदाजा अलग है। खाने बनाने के तरीका है, इट्स सिमिलर टू मेकिंग फूड। व्हेन यू आर कुकिंग समथिंग, आप किस तरह बनाते हो, आप उसमें नमक कितना डालते हो, कब डालते हो, और कौन सी चीज कब करते हो, कितना आप उसमें यू नो हाउ लॉन्ग यू कीप इट ऑन द फायर, ऑल दैट अफेक्ट्स। आपने जो सब्जियां खरीदी हैं वो फ्रेश हैं कि नहीं, वहां से शुरू होता है सब्जेक्ट से। तो कहने का मतलब है कि इट्स लाइक यू नो यू हैव टू गेट एवरीथिंग राइट फॉर द डिश टू कम आउट वेल। नाउ आप कोई रीमेक का किसने पूछा रीमेक का? हाँ हाँ, अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपने स्पेनिश खाना कभी खाया? चलिए कॉन्टिनेंटल कुछ तो खाया होगा, मजा आया आपको? हाँ, तो आपको देसी खाना पसंद है ना। अभी देखिए, डू यू लाइक ऑबोजीन? मेरे को ऑबोजीन पसंद नहीं, मेरे को बैंगन का भरता पसंद है। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मेरे को हिंदी फिल्में पसंद है, मेरे को देसी खाना पसंद है, मेरे को दाल चावल पसंद है, मैं अपने हाथों से खाता हूं। तो जब मैं रीमेक बना रहा हूं, मैं एक अच्छे कहानी को अडेप्ट कर रहा हूं हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, और वो परोस के मैं आपको दे रहा हूं जो आपका टेस्ट है। मैं आपको कॉन्टिनेंटल टेस्ट नहीं दे रहा हूं, मैं आपको इंडियन टेस्ट दे रहा हूं। दैट इज व्हाट अ रीमेक ऑफ अनदर कंट्री। खुश रहना, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, खुश रहना सीखा मैंने उनसे। हम लोग बहुत टेंशन लेते हैं, हम लोग बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, वो हर सिचुएशन में खुश रहते हैं, दे हैप्पी। हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम खुश नहीं हैं। वो न्यूरो डाइवर्जेंट पैदा हुए हैं फिर भी वो खुश हैं। कौन आ गए भाई? यार आपका IQ 190 है, आपका IQ 195 है, आप खुश नहीं हो, क्या फायदा हुआ? वो 190 का आप अचार बनाओगे क्या IQ का? अल्टीमेटली तो अपने को खुश रहना ना। रॉकेट कैसे चलता है, उसका इंजन कैसे बनाते हैं, वो मेरे को नहीं पता, बट मैं खुश हूं ना, वो इंपॉर्टेंट है। हम इस दुनिया में आए, हम सब एक ही जिंदगी लेके आए, और 60-70 साल के बाद हम रहेंगे नहीं। तो ये 60-70 साल में आपको खुश रहना है ना, और दूसरे आदमी को भी खुश करना है। सो उसमें आपकी इंटेलिजेंस कहां आ गई? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम सेइंग। द एबिलिटी टू बी हैप्पी इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्वालिटीज, एंड दे हैव इट।
बहुत अंतर है गुलशन और मेरे में। गुलशन बहुत बदतमीज आदमी है। देखो मेरी अपब्रिंगिंग जो ये अम्मी जो है मेरी, उन्होंने हमको जो संस्कार दिए हैं, जो सीख दी है, हर आदमी से तमीज से पेश आना और किसी का दिल नहीं दुखाना, तो वो जो ट्रेनिंग अम्मी ने दी है वो मुझे उसने निकुम टाइप का बना दिया है रियल लाइफ में। बट ये जो किरदार मैं प्ले कर रहा हूँ वो मुझसे बहुत परे है, मुझसे बहुत दूर है। वो हमेशा रूड है, बदतमीज है, तो मुझे मतलब इट इज़ वेरी ऑफ फ्रॉम माई पर्सनैलिटी। तो मुझे भी मजा आया करने के लिए, क्योंकि अभी रियल लाइफ में तो मैं बदतमीज हो नहीं सकता हूँ। तो इस फिल्म में मुझे बहुत चांस मिला बदतमीजी करने का, तो उसमें भी अपना अलग मजा है। यू कैन बी रूड, यू कैन बी ऑब्नॉक्शियस एंड मिसबिहेव, अपने हेड कोच को घुसा मार देता है, मतलब ये सब मैं करता नहीं हूँ भाई रियल लाइफ में। डायरेक्टर को थप्पड़ मार दिया, मैंने कब किया लाइफ में। तो क्या फिल्म, जब आप एक्टर होते हो तो अक्सर आपको ऐसे कैरेक्टर भी मिलते हैं जो आपसे एकदम परे होते हैं, और आपको भी मजा आता है वो करने के लिए, क्योंकि रियल लाइफ में वो करते नहीं हो। हाँ, एक और फिल्म आई थी ऐसी मेरी जो मुझे बहुत मजा आया था, सीक्रेट सुपरस्टार। वो भी कैरेक्टर मेरे से बहुत अलग है, तो वो फिल्म में मुझे करने को मिल गया। No, I do feel successful. I think that looking back at my life, I feel that I've been fortunate to have the opportunity to work with such great directors, writers. They've come to me with such great stories. And I've had the opportunity to work with such talented people. And these films have all mostly have done well. So that's big success. On a personal front, I'm very grateful for the family that I have. My mother, my father, the way that we were brought up, my siblings, my children, my relationships with, whether it was Reena or Kiran, are very, very important to me. And I think I've been very fortunate, both personally and professionally, to have a pretty successful life. That doesn't mean that I've not had challenges, I've not had difficulties, or I've not had, problems coming my way. But the fact is that when I look back at my life, and I've also made mistakes, even I've made mistakes. But when I look back at my life, whatever I am today is also a result of my mistakes. जो मैंने गलती की हैं उससे भी मैं सीखा हूँ, और आज मैं जो कुछ भी हूँ उस सब का असर है, उस सब का हाथ है उसमें. Not just my successes, but also my failures. And I take my failures very seriously. I really use them as an opportunity to learn and grow and understand where I went wrong. So I don't let go of my failures so easily. I spend a lot of time with my failures to understand what went wrong. Yeah. I hold my failures closer to me than my successes. जब आप लोग रीमेक का आपने पूछा, तो जब मैंने फैसला किया कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, तो मुझे हर जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे वेल विशर्स हैं, उन्होंने बोला देखिए लाल सिंह में बहुत ट्रोलिंग हुई थी, आप रीमेक फिर बनाएंगे, फिर जब रिलीज़ के टाइम पे फिर ट्रोलिंग होगी. ये मुझे हर आदमी ने बोला, एक नहीं हर आदमी ने बोला आप फिर वही कर रहे हैं, फिर आप जिद पे रीमेक करना. मेरा प्रॉब्लम क्या है ना, जब कोई चीज़ मेरे खून में चढ़ जाती है ना, जब वो कहानी, जब वो फिल्म जो कहना चाह रही है वो मेरे अंदर घुस जाती है ना, फिर वो जब तक मैं करूं नहीं वो निकल नहीं पाती. मैं ऐसा आत्मा की तरह भटकता रहता हूं. तो दंगल भी जब मुझे ऑफर हुई थी और मुझे बहुत करनी थी, तो प्रैक्टिकल वजह से मैं बोल रहा था कि यार इसको आगे करते हैं, 5 साल 10 साल बाद करेंगे. अभी मैं इतना बुढ़ा दिखता नहीं हूं तो सबको लगता है मैं 35 का हूं, क्योंकि अभी अभी उन्होंने धूम-3 देखी है. धूम-3 की इमीडिएटली बात था वो. तो मैंने बोला यार सब लोग को सच्चाई समझ आ जाएगी कि मुझे एक्चुअली इसकी एज तो 50-55 की है, 60 की है, तो ये हमको बेवकूफ़ बना रहा है. तो आई टोल्ड नितेश जी के थोड़ा बाद में करते हैं, इतना जल्दी आप मुझे क्यों 4 लड़कियों का बाप बना रहे हो. तो वो भी मान गए. उन्होंने कहा ठीक है हम लोग बाद में करते हैं, आपके साथ ही करेंगे. लेकिन मैं नहीं रुक पाया. वो मेरे खून में कहानी घुस चुकी थी. तो फिर 1 साल के बाद मैंने नितेश जी को वापस फ़ोन किया. मैं बोला नहीं यही करते हैं, मैं और कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, अभी मुझसे यही होगा और कुछ नहीं होगा. तो जब मैंने ये फिल्म देखी जो स्पेनिश फिल्म थी और मुझे इतनी पसंद आई, इतने मेरे दिल को उसने छुआ कि जितना लोगों ने मुझे बोला कि नहीं ये रीमेक है, आप फिर रीमेक बनाएंगे, लोग आपको ट्रोल करेंगे. आई सेड यार एज अ क्रिएटिव पर्सन यही इस वक्त मेरे अंदर से यही आवाज़ निकल सकती है. इस वक्त और कोई आवाज़ नहीं निकल सकती, क्योंकि ये अभी अंदर मेरे घुस चुकी है. तो मुझे यही करना है और मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने किया. और मैंने
प्रैक्टिकल जो डर लगता है लोगों को, मैंने उसको फॉलो नहीं किया। मैंने अपने दिल को फॉलो किया, क्योंकि मुझे लगता है कि ये 10 लोगों की जो कहानी है ये हर आदमी को सुननी चाहिए। हमारे देश में बहुत कम है अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक को लेके, और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया भर में आप देखेंगे कि न्यूरो डाइवर्जेंट जो लोग होते हैं उनको या तो अलग स्कूल में भेज देते हैं, वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा कभी बन ही नहीं पाते। तो कुछ सोसाइटीज़ हैं जो कोशिश करके इस चीज़ को अलग रखने की कोशिश कर रही हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, हमको भी करना चाहिए। मैं आपको एक स्मॉल एग्जांपल देता हूं, शायद आपको समझ में आएगा। हम सब 6, 7, 8, 9, 10 की उम्र से गुजर के यहां तक पहुंचे हैं। अभी जब आप छोटे थे, 8 साल के, 7 साल के, तो सोसाइटी में, बिल्डिंग में, स्कूल में, कहीं पे भी किसी की बर्थडे होती थी तो हम सबको एक्साइटमेंट होती थी कि यार वहाँ जाएंगे, केक काटेंगे, गेम्स वेम्स होंगे, बलून्स होंगे, स्वीट वीट मिलेगी। ऑल चिल्ड्रन गेट एक्साइटेड बाय दैट। बट आप सोचो कि जो न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चा है वो आप भी हो सकते थे। देखो ये तो नेचर का है, ये तो हम लोग न्यूरो टिपिकल कहलाते हैं, लेकिन हो सकता है हम न्यूरो एटिपिकल भी पैदा होते। आई कुड हैव बीन डाउन सिंड्रोम, यू कुड हैव बीन डाउन सिंड्रोम, इट्स वेरी लाइकली। अब आप 2 सेकंड के लिए इमेजिन करो कि आप न्यूरो डाइवर्जेंट हो, आपको डाउन सिंड्रोम है या ऑटिज्म है। जब आप 7 साल के थे तो आपको बर्थडे पार्टीज में नहीं बुलाया जाता था, आप अकेले बैठते थे घर में, और आप मम्मी से भी पूछते हैं कि मेरे को क्यों नहीं बुलाया पार्टी में। अब मम्मी क्या जवाब देगी वो टाइम पे? कि दे डोंट वांट यू देयर। तो इसको अपने को चेंज करना है कि नहीं करना है? तो इसलिए मैंने ये फिल्म बनाई है। सॉरी। तो अभी आप इसका नजरिया का, अरे यार आमिर खान फिर रीमेक बना रहा है। अरे आमिर खान जो बना रहा है वो बहुत जरूरी है भाई, आप देख के तो देखो। तो जब तारे ज़मीन पर आपने बनाई, उसके बाद में आपको लगा कि सोसाइटी में, स्कूल में बहुत बड़ा फर्क आया है। कितना फर्क आया है आज तक तारे ज़मीं पर, जो और हर जनरेशन देखती है तारे ज़मीं पर, नए पेरेंट्स दोबारा देखते हैं तारे ज़मीं पर, और इतना फ़र्क आया है। ना सिर्फ तारे ज़मीं पर, 3 इडियट्स में कितना फ़र्क आया है। एजुकेशन सिस्टम को देखना, पेरेंट्स जो फोर्स करते हैं, इतना फ़र्क आया है यार। तो मुझे वो फिल्म बनानी जिससे नॉट ओनली इज इट एन एंटरटेनिंग फिल्म, इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग फिल्म, बट इट्स ऑल्सो गोइंग टू हैव अ ह्यूज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन अस, ऑन द वे वी फील, ऑन द वे वी थिंक, ऑन हाउ वी बिहेव विद अदर्स। इस फिल्म में मेरी मां बोलती है कि कोई दूसरा नहीं होता बेटा, सब अपने होते हैं। तो ये लाइन मेरे को सबको सुनानी है भाई, कोई दूसरा नहीं होता, सब अपने होते हैं। तो मेरे लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, और मुझे लगता है कि मैं बड़ा खुश हूं कि मैंने ये फिल्म बनाई, और मुझे बहुत खुशी होती है कि ये हमारी पूरी टीम, जो सिर्फ मैं नहीं हूं इसमें प्रसन्ना शामिल है। प्रसन्ना से तो शुरुआत हुई है, उसको ये बनानी थी, वो मेरे पास लेके आया, दिव्या निधि और प्रसन्ना। तो स्टार्टिंग विद दिव्या निधि एंड प्रसन्ना, दिस जर्नी स्टार्टेड विद देम। तो जितने लोगों ने इस फिल्म में काम किया है, जो न्यूरोटिपिकल कहलाते हैं लोग, वो सब ने अपनी जान डाली है इस फिल्म में, क्योंकि हम सब के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर फिल्म से, हर फिल्म का गहरा असर होता है मुझ पर, जो मैं फिल्म करता हूँ। आई थिंक तारे ज़मीं पर का सबसे ज़्यादा गहरा असर हुआ था मुझ पे, क्योंकि उस वक्त फर्स्ट टाइम मैं एक्चुअली न्यूरो डाइवर्जेंट लोगों से मिल रहा था, जो मुझसे अलग हैं, जो जिनकी पैदाइश से वो अलग हैं मुझसे। तो उनके साथ इंटरेक्ट करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझ, मतलब एक सिंपल चीज़ समझ में आई, जो बड़ी भी है और वो सिंपल भी है। वो ये कि कोई अंतर नहीं है मुझ में और किसी न्यूरो डाइवर्जेंट इंसान में। उसका भी वही दिल है, उसके भी वही जज्बात हैं। उसको भी आप बुरा भला कहो तो उसको बुरा लगेगा, उसको आप इनकरेज करो तो वो खिलेगा। उसके भी सपने वही हैं, उसके भी डर और इनसिक्योरिटीज वही हैं। कोई फर्क नहीं है न्यूरो डाइवर्जेंट बंदे में और मुझ में और आप में, कोई फर्क नहीं है। हो सकता है वो थोड़ा स्लो है, उसकी थिंकिंग थोड़ी स्लो है, लेकिन उसमें आपसे कम से कम 100 गुना ज़्यादा प्यार है। उसके दिल में
मोहब्बत है लोगों के लिए, सॉफ्टनेस है। वो किसी को जज नहीं करता, मैं करता हूँ जज, वो जज नहीं करता। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इमोशनली स्पीकिंग वो तो हमसे 10 कदम आगे हैं भाई, हम अभी तक वहाँ पहुँचे ही नहीं हैं। जितने इनोसेंट और जेन्युइन लव से वो किसी चीज़ के साथ इंटरैक्ट करते हैं, हम बहुत जजमेंटल होते हैं, हम वैसे नहीं कर पाते। हम 10 दफ़ा सोचते हैं कि यार इसके साथ मैं क्यों बात करूं, ये कौन है। नहीं, वो बिल्कुल नहीं सोचते। आप कोई भी हो, फ़ौरन गले लगाएंगे आपको। दे एक्सेप्ट यू हाउ यू आर, वी डोंट एक्सेप्ट हाउ यू आर, बट दे एक्सेप्ट हाउ यू आर। तो उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए हमारे पास है, बहुत कुछ, बिल्कुल। द फिल्म इज रिलीजिंग ओनली इन थिएटर्स। तो बहुत सारे थियरीज मैंने सुना है, मैंने भी पढ़ा है। हाँ, तो YouTube पे आ रही है, फलाना आ रही है, कहीं नहीं आ रही, सिर्फ और सिर्फ थिएटर में आ रही। इट इज रिलीजिंग ओनली इन थिएटर्स। तो आप लोग प्लीज ये कंफ्यूजन दूर कर दीजिए। इट इज रिलीजिंग ओनली इन थिएटर्स। सी, post release what will happen, I have no idea, absolutely no idea, and I'm being 100% honest with you. There have been a lot of offers and proposals to me and I've said no to everyone, and there is one simple reason why I've said no to everyone, because I am a believer in cinema. मैं आज जो कुछ भी हूँ सिनेमा की वजह से हूँ, जो आपके सामने मैं बैठा हूँ, क्योंकि मेरी फिल्में लोगों ने थिएटर में देखी हैं। तो मैं बहुत लॉयलिस्ट हूँ। हो सकता है मैं बेवकूफ़ हूँ, हो सकता है मैं हिमाकत कर रहा हूँ, हो सकता है मैं जो ये सारे OTT बेच के नहीं बेच के मैं बड़ी गलती कर रहा हूँ और मेरा बड़ा फाइनेंशियल नुकसान होने वाला है, वो अपन देखेंगे बाद में। इस वक्त तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ करनी है कि मुझे थिएटर बिजनेस रिवाइव करना है, जो हर फिल्म से कम 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 होते जा रहा है। तो मुझे थिएट्रिकल बिजनेस रिवाइव करना है, और मेरा बिलीफ थिएटर्स में है, और मेरा बिलीफ मेरी ऑडियंस में है। आई ट्रस्ट माई ऑडियंस एंड आई ट्रस्ट थिएटर्स। आज की डेट में कोई प्रोड्यूसर शुरू नहीं करता फिल्म जब तक उसका OTT का सेल नहीं हो। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, कह रहा हूँ तो बोलिए मुझे। जब तक OTT का सेल होता नहीं, वो ग्रीनलिट नहीं होती फिल्म। मैं एक अकेला प्रोड्यूसर हूँ जो उस चीज़ को ना बोल रहा है। मैं बोल रहा हूँ नहीं, मेरे को चाहिए ही नहीं, जो ऑफर है मैंने उसको ना कर दिया है, और मैं सिर्फ थिएटर में आ रहा हूँ क्योंकि मेरा बिलीफ है कि हमको थिएटर को दोबारा स्ट्रॉन्ग करना है, और मेरा बिलीफ है मेरी ऑडियंस में। देखिए, जब भी मेरी फिल्म आती है ना, क्योंकि वो 2, 3, 4 साल के बाद आती है, तो अक्सर मेरी फिल्में मिस टाइम आती हैं। मैं उसको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आज के डेट में एक्शन खूब चल रहा है, हर आदमी को लगता है जब तक आपने एक्शन फिल्म नहीं बनाई आपकी फिल्म चलने वाली नहीं है। करेक्ट बोल रहा हूँ मैं? ये चीज़ 2 साल पहले भी थी जब हम ये फिल्म शुरू कर रहे थे। तो सबने मुझे बोला एक्शन फिल्म करो, रीमेक मत करो, एक्शन फिल्म करो। तो मैं अगर चाहता था तो मैं एक्शन फिल्म कर सकता था, लेकिन मुझे यही फिल्म करनी थी क्योंकि इसकी कहानी मेरे खून के अंदर घुस गई थी। तो मेरी फिल्म जब आ रही है, वो ऐसे टाइम पे आ रही है जब सबको लगता है कि सिर्फ एक्शन फिल्में चलती हैं। तो मुझे भी टेंशन होती है, यार सब लोग एक्शन देखना चाह रहे हैं और पता नहीं मेरी कौन सी फिल्म आ रही है, लोग इंटरेस्टेड होंगे कि नहीं होंगे। जब मेरी एक्शन आई थी, ये बहुत कमाल की बात है कि जब मेरी एक्शन फिल्म आई थी जिसका नाम था गजनी, तो वो टाइम पे मुझे उल्टी चीज बोली गई। बोला कि पिछले 5 साल से एक्शन फिल्म चली नहीं है, तो आप तो एक्शन फिल्म लाए, लेकिन ये गलत टाइम है एक्शन फिल्म लाने का। 5 साल से एक्शन फिल्म नहीं चली है, एक्शन इज आउट, सो यू बेटर डू समथिंग एल्स। तो मेरी फिल्में हमेशा ऑड टाइम पे आती, क्योंकि मैं इंडस्ट्री के चक्के पे चलता नहीं हूं, मैं अपने चक्के पे चलता हूं। तो मेरा चक्का जो है, जब मेरी फिल्म रिलीज होने के लिए आती है, तो उस वक्त इंडस्ट्री का चक्का कहीं और चल रहा है। सीजन, फ्लेवर ऑफ द सीजन इज एक्शन। आई एम कमिंग विद कॉमेडी, with I mean a humorous film with it's actually a humorous film with drama because it's saying something very, जैसे राजू ईरानी की फिल्में होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बोल रही हैं, लेकिन उसका व्हीकल ह्यूमर होता है। तो वही एक जॉनर है हमारा भी इसमें। तो जब एक्शन चल रही है तो मेरी दूसरी जॉनर की फिल्म आ रही है। बट मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है, एक तो मुझे लगता है मेरे काम में और जो हमने कोशिश की है कहानी में, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है थिएटरों में, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है मेरी ऑडियंस पे कि अगर मैंने अच्छी फिल्म बनाई है
तो वो ज़रूर थिएटर में आके ही देखेगी और कहीं नहीं, मतलब थिएटर में आएगी और देखेगी अगर मैंने अच्छी फिल्म बनाई। तो देखिए, एडवाइस मैं देता नहीं हूँ आमतौर पे, लेकिन आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है और मैंने पिछले कुछ सालों से एक चीज़ शुरू की है, तो मैं बोल देता हूँ वो क्या है। कुछ साल पहले मैंने थेरेपी शुरू की और वो थेरेपी से मुझे इतना फ़ायदा हुआ, क्योंकि तब तक मुझे लगता था कि यार लोग मुझे समझते नहीं है, ये रिश्तों में मेरा ये प्रॉब्लम है, इस रिश्ते में, जो एक हर आदमी का सोच होती है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ यार, मैं तो सही कर रहा हूँ। जब आप थेरेपी शुरू करते हो तो आपको समझ में आता है कि देखो, आपकी खुशी वो सिर्फ आपके हाथों में है, किसी के हाथ में है ही नहीं और ना होना चाहिए। आपकी खुशी आपके हाथों में होनी चाहिए। तो जब आप रिश्ता बनाते हो किसी के साथ और एक इंसान को चुनते हो कि भाई आप और मैं हाथ पकड़ के साथ में चलेंगे, ये सफ़र हम लोग साथ में काटेंगे, हम सफ़र बन के चलेंगे, तो उस वक्त जिस इंसान को आप चुनते हो हम सफ़र बनने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। क्योंकि आपने अगर गलत पार्टनर चुना है तो आपको उदासी मिलने वाली है। और थेरेपी से मुझे समझ में आ गया कि रेड फ्लैग्स क्या होते हैं। तब तक मुझे पता नहीं था रेड फ्लैग क्या होता है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आपने बहुत करेक्ट सवाल पूछा है। रेड फ्लैग्स, मुझे आइडिया नहीं था रेड फ्लैग क्या होता है। अभी मैं सोच गया, अच्छा ये रेड फ्लैग होता है। तो 3 साल के थेरेपी के बाद अब मुझे कोई खूबसूरत लड़की अगर मिलती है और मैं उससे 2 मिनट बात करता हूं तो मैं समझ जाता हूं कि नहीं, ये है तो बड़ी खूबसूरत, लेकिन रेड फ्लैग मेरे को 15-20 दिख रहे हैं यहां पे। तो बोरिया बिस्तर मान दो और निकलो यहां से। तो फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप टू बी सक्सेसफुल, मुझे लगता है 2-3 चीजों की जरूरत है। एक, आपको सच्चाई से उस रिश्ते में बढ़ना चाहिए, सच्चाई से। दूसरा, जिसको आप चुन रहे हैं वो आप ठीक से टटोल के चुने। काश 18 बरस की उम्र में मैंने थेरेपी शुरू की होती, काश, क्योंकि फिर 18 बरस की उम्र में मुझे समझ में आता कि मुझ में क्या गलतियां हैं। थेरेपी आपको सामने वाले के बारे में कुछ नहीं बताती, थेरेपी आपको अपने बारे में बताती है और आप समझने लगते हैं कि अच्छा मैं इसमें क्या गलत कर रहा हूं। वो दूसरे आदमी का प्रॉब्लम ही नहीं है, आपका प्रॉब्लम है। I'm assuming आपको अपने कोई रेड मेरे फ्लैग्स दिखे? को आंसर देना तो ना पूरा। तो आई फील माई एडवाइस वुड बी, therefore after having gone through all this explanation, my advice would be कि at the as early as possible अगर आप थेरेपी शुरू करें एक अच्छे थेरेपिस्ट के साथ, तो आपको अडल्ट लाइफ के बारे में, रिश्तों के बारे में, इवन प्रोफेशनल लाइफ के बारे में आपको बहुत कुछ समझ में आएगा एक अर्ली एज में। तो जो हम गलतियां लेफ्ट राइट एंड सेंटर जो गलतियां करते हैं ना, विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, वो कम से कम नहीं होंगी। फिर आप सोच समझ के गलतियां करोगे लेकिन विदाउट रियलाइजिंग कि मैंने क्या गलती की थी अभी मुझे रियलाइज हो रहा है, दैट वोंट हैपन। एंड सो आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज यंगस्टर्स टू make use of therapy for their advantage to have potentially better relationships. That is the answer to your question. I would recommend कि आप पहले थेरेपी करो, क्योंकि जब आप थेरेपी करोगे तो फिर आपको खुद समझ में आएगा कि मुझे ये सफ़र कैसे बिताना है। आपको शायद ये भी समझ में आ जाए कि यार ये सफ़र में अकेले ही बेटर हूँ, मुझे नहीं चाहिए कोई पार्टनर। दोस्त यार हैं अपने, यार अपने को ऐसा हार्ड फास्ट पार्टनर की भी जरूरत नहीं, अपन अकेले भी ये सफर तय कर सकते हैं। शायद आपको ये रियलाइज हो, शायद आपको ये रियलाइज हो कि हाँ मुझ में ये कमियां हैं, पहले मैं अपनी कमियां तो ठीक करूं, पहले रिश्ते के लिए मैं तो तैयार हो जाऊं, दूसरा वाला का तो अपन बाद में देखेंगे। मैं ही रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूं, मैं ही बात बात पे ट्रिगर हो रहा हूं और अपना गुस्सा किसी और पे निकाल रहा हूं। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, जैसे आपने सवाल पूछा कि सिचुएशन शेप ये वो, देखिए आजकल का यूथ जो है वो हमसे 10 कदम आगे, और हर जनरेशन में हर जनरेशन पिछले जनरेशन से 2-4 कदम आगे ही होती, क्योंकि आपको अपने पिछले जनरेशन के एक्सपीरियंसेस का आपको फायदा होता है। अब आपके ऊपर है वो आपको फायदा लेना या नहीं लेना है, वो आपके ऊपर है। आज के डेट में हम जो भी हैं, बिकॉज वी हैव लर्न थ्रू जनरेशंस। आज के हम डेट में आग को क्यों हाथ नहीं लगाते, हमको पता है हम जल जाएंगे। वो हमको कैसे पता चला, हमको एक्सपीरियंस ही पता चला। डाउन द इयर्स वी कम टू नो कि दिस इज समथिंग दैट इज डेंजरस, डोंट डू दैट।
So I feel that it's very, relationships should be given a lot of value, because that is all that is there in this life. It is your relationships. That is all that is there in life. So your relationships should be positive, they should be healthy, they should give you support, they should give you encouragement, they should give you meaning in your life. You know, that's what relationships are meant to do. So I just feel that we are not equipped for it. हमको ट्रेनिंग नहीं मिलती टू बी एडल्ट्स. हमको ट्रेनिंग मिलती है एक्टर कैसे बनो, हमको ट्रेनिंग मिलती है इंजीनियर कैसे बनो, हमको ट्रेनिंग मिलती है डॉक्टर कैसे बनो. हमको ट्रेनिंग ये नहीं मिलती कि एक समझदार एडल्ट कैसे बनो. बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं मिलती. एंड आई थिंक दैट कैन बी रिप्लेस्ड विथ गुड थेरेपी. हालांकि थेरेपिस्ट इतने हैं नहीं इंडिया में, वो अलग प्रॉब्लम है. बट इन आंसर, sorry, a very long answer to your question is that I think that people should give more value to their relationships and they should give more value to themselves. जब आप अपने आप को वैल्यू देते हो और आप बोलते हो कि नहीं मैं ही रिश्ते में, मैं सामने वाले को क्या दूंगा, मैं रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूं, और फिर आप अपने ऊपर काम करते हो और आप फाइनली 1-2 साल के बाद उस पॉइंट पे पहुंचते हो जहां आपको लगता है हाँ अब मैं रिश्ते के लिए तैयार हुआ हूं. तो जब आप अपने ऊपर इतना इनपुट डालते हो वक्त का, बैंडविड्थ का, तो फिर आप पार्टनर भी बहुत केयरफुली चुनते हो, क्योंकि आपने 2 साल लगाए यहाँ पहुँचने में. अभी मैं बेवकूफ़ पार्टनर चुन के वापस 10 कदम पीछे नहीं जाने वाला हूँ. मैं उसी को, मेरा हाथ कौन पकड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ आने तक बहुत मैंने मेहनत की है. अभी किसी के हाथ में मैं हाथ दूंगा नहीं आसानी से. नहीं, मैं बोलूँगा 1 मिनट तेरे रेड फ्लैग्स दिखा पहले भाई. So give value to yourself is what I would say. Value yourself in an honest way and value your partner. So I am strongly hoping and I'm actively working towards creating policies and coming up with ideas which can help create theatres which are economical. I think that's very important. प्लीज़ अंडरस्टैंड कि हिंदुस्तान में करीबन 9,000-10,000 स्क्रीन्स हैं. हमारी पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन. अमेरिका की पॉपुलेशन है 1/3 या 1/4, हमसे 1/4 कम है वो, करेक्ट. उनके पास 35,000 स्क्रीन्स हैं. चाइना जो कि जिनका पॉपुलेशन हमारे से काफ़ी मिलता जुलता है, उनके पास 90 या 95,000 स्क्रीन्स हैं. 9,000 हैं, 10 गुना आगे हैं हमसे. तो अकॉर्डिंग टू मी वी शुड बी बिल्डिंग थिएटर्स. आई एम नॉट ऑफ द ओपिनियन कि थिएटर इज अ डाइंग बिजनेस. आई डोंट बिलीव दैट. आई बिलीव थिएटर इज वेरी मच अलाइव. हमको फिल्में अच्छी बनानी है और हमको थिएटर और बनाने हैं. देयर आर सो मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया विच डोंट हैव अ सिंगल थिएटर. दे डोंट हैव अ सिंगल थिएटर. सो वी नीड थिएटर्स across India which are more economical, which don't cost that much. Where in a city like Mumbai the prices of land is so high, रेंट में ही उनकी जान निकल जाती है. तो उनको भी आप ब्लेम नहीं कर सकते, उनकी इतना भारी रेंट दे रहे हैं वो. तो बट वो तो सिर्फ मुंबई और दिल्ली में प्रॉब्लम होगी ना, बाकी देश में तो हमारे पास अभी पहुंचने का मौका है. तो वी शुड बिल्ड थिएटर्स अक्रॉस द कंट्री, इकोनॉमिकल थिएटर्स which are where the ticket pricing is also comfortable for people to go and watch. That's the thing I would suggest. दादा साहब फाल्के बन रहे हैं, दादा साहब फाल्के बन रही, राजू और मैं उस पर काम कर रहे हैं. महाभारत has been my dream for the last 25 years. And Mahabharat is not a film. When you are making Mahabharat, you are not making a film. जब आप महाभारत बना रहे हो ना, तो आप यज्ञ करने निकल रहे हो. उसके लिए आपको पहले तैयारी चाहिए, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ. लेकिन मेरा सपना पूरा होगा कि नहीं वो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि जब तक मैं उस राह पे जाऊँगा नहीं, जब तक मैं टटूलूंगा नहीं, जब तक मैं एक बेसिक फाउंडेशन नहीं बनाऊंगा, तब तक मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा. जो भी मैं जवाब दूंगा वो गलत होगा. आई डोंट हैव द राइट इंफॉर्मेशन राइट नाउ. मेरा मन है पिछले 25 सालों से कि मैं महाभारत पे काम करूं, और मैं काम शुरू भी करने वाला हूं. लेकिन जैसे मैंने कहा, ये फिल्म नहीं है, ये एक पूरी डिफरेंट जर्नी है. तो उस जर्नी, ये जर्नी कहाँ तक पहुँचेगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं शुरू तो करने वाला हूँ.
और जब एक इनिशियल फाउंडेशन मेरा सही बन जाएगा तब मैं आपको और ठोस जवाब दे पाऊंगा कि कब शूटिंग होगी, उसमें कौन होगा, ये सब अभी मेरे पास कोई जवाब नहीं। अभी तक सिर्फ वो मेरे लिए एक सपना है। नहीं, एक्चुअली मैं बहुत सॉफ्ट किस्म का इंसान हूँ और मैं बहुत लविंग किस्म का इंसान हूँ, मैं बहुत मोहब्बती हूँ। जो मेरी अम्मी ने जो ब्रिंग अप, नहीं, मेरे में भी रेड फ्लैग्स थे और अभी भी होंगे, नो डाउट। मैं इंप्रूव करने, मेरे में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था जो मुझे समझ में आया, जो मैंने एड्रेस किया है, वो है कि मैं जब गुस्सा होता था ना पहले, या हर्ट हो जाता था, और हर्ट ज़्यादातर आदमी अपने लवर से होता है, अपनी वाइफ से होता है तो जब मैं अपने नज़दीक के लोगों से हर्ट होता था तो मैं क्या करता था, मैं शट डाउन हो जाता था। अगर मैं रीना से अपसेट हूँ या किरण से अपसेट हूँ तो मैं इतना हर्ट हो जाता था कि मैं उनसे बात ही नहीं करता था। स्टील के शटर आते थे ढम 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 चारों तरफ। अब वो बेचारे मेरे को पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, वो मनाना चाह रहे हैं, वो माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं, कुछ नहीं, मतलब आप पहुंच ही नहीं सकते मेरे को। आपको लगे आप दीवार से बात कर रहे हो, तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है भाई, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है वो, कि आदमी इतने गुस्से में है, अपना ईगो उसने इतना बड़ा कर लिया है कि वो अब वो अपनी ईगो से उतरने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, हाईलाइट ये है कि उस वक्त एक दफ़ा मुझे याद है किरण ने कुछ किया था, मैं बहुत अपसेट हो गया था। अभी क्या चीज़ थी वो भी मैं भूल गया हूँ, लेकिन मैं अपसेट हो गया। अब अपसेट हुआ तो मैं उससे बात करना बंद कर दिया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, अब बेचारी वो कोशिश करे जा रही है, मैं आई एम इग्नोरिंग। वो है ही नहीं, मेरी ज़िंदगी में नहीं है। इतना हार्ड आदमी कैसे हो सकता है? मैं बहुत हार्ड होता था। तो बेचारी वो रात को, तीसरे चौथे दिन रात को वो रोने लगी है। उसने बोला मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं आपके साथ, आप तो जवाब ही नहीं दे रहे हो, आपने तो मेरे को ज़िंदगी से कट ही कर दिया यार, क्या ऐसा मैंने क्या कर दिया। अच्छा, हाईलाइट ये है कि उस वक्त जब वो रो रही है तो मुझे भी बुरा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि यार आमिर तू इतना कठोर कैसे हो सकता है, ये तेरे को रीच आउट कर रही है, वो तेरे को जेन्युइनली तेरा हाथ पकड़ना चाह रही है, तो हाँ बोल दे, उस बात करना शुरू कर, ख़त्म कर झगड़े को। डोंट बी सो चाइल्डिश। मैं अपने आप को ये भी बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर से वो वर्ड नहीं निकल रहा है कि इट्स ओके किरण, हो गया, लेट इट बी, वो निकल ही नहीं रहा है, जिद्दी। तो मेरे में ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। आई वाज वेरी अनफॉरगिविंग, वेरी यू नो पैसिव अग्रेसिव, दैट्स द वर्ड आई एम लुकिंग फॉर। आई यूज्ड टू बी वेरी पैसिव अग्रेसिव। तो मैं एक्चुअली अग्रेशन दिखा रहा हूँ, मैं अपना गुस्सा दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं एकदम चुप हो जाता हूँ, एकदम दूसरी तरफ जाता हूँ मैं। तो सामने वाला, आप चिल्लाओ ना तो फिर भी सामने वाले को चल जाता है, यार इसने डांट दिया मेरे को, चलो बात खत्म हो गई, इसने गुस्सा निकाल दिया। जब आप पैसिव अग्रेसिव होते हो ना तो सामने वाला डील ही नहीं कर पाता है आपके साथ, आप उसको कट आउट कर देते हो लाइफ से। जूही के साथ मैंने 7 साल बात नहीं किया, 7 years, बहुत पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर था मेरा उसके साथ। या रीना ने मुझे कितनी दफ़ा बोला, क्या तुम कैसे कर रहे हो उसको, अभी ख़त्म करो, क्या बचपना है ये, मूव ऑन, इट्स ओके, पीपल मेक मिस्टेक्स, यू ऑल्सो मेक मिस्टेक्स, डोंट यू? अच्छा हाँ, आई मेक मिस्टेक्स, देन नहीं, अडियर। So there were a lot of flaws in me which I think I was able to overcome with my therapy and understanding what all I am doing which is wrong. See, being on a moral higher horse is also a very wrong thing. आपको लगता है कि नहीं मैं सही हूँ, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, अरे आप गलत, बहुत गलत कर रहे हो भैया। इंसान से ही गलती होती है और हर आदमी सही करना चाहता है, थोड़ी कोई सोचता है कि यार मैं आमिर के साथ बदतमीजी करने वाला हूँ। नहीं, जब एक आदमी वो ऐसा कभी वो एक काम करता है जिससे आपको बहुत दुख पहुंचता है और उसको भी पता है कि आपको दुख पहुंचने वाला है, फिर भी वो करता है, तो एक चीज सोचने की ये भी है कि शायद उसकी कुछ मजबूरी हुई होगी यार, वो अपने आप को रोक नहीं पाया, उसको भी पता ना कि उसको नहीं करना चाहिए, फिर भी किया उसने। अब आई शुड नॉट जज दैट पर्सन, आई शुड एक्सेप्ट कि भाई सच्चाई ये है कि उसने ये किया। अब उसको तुम जिंदगी भर जज करने बैठोगे तो फिर तो गाड़ी नहीं बढ़ेगी आगे यार, फिर तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। So these are things that I learned about myself. I was very judgmental as a person, I was very hard as a person, I was very unforgiving as a person, I was very passive aggressive as a person. So now I've improved a lot
थेरेपी कर करके मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरी गलतियाँ, मतलब ये चीज़ें मुझे अपने आप में ठीक करनी है. द चाइल्ड कम्स आउट इन मी वेरी फास्ट, यू नो. जहाँ मैं हर्ट होता हूँ तो मेरा जो बच्चा है मेरे अंदर वो बाहर निकल आता है. अब वो उसको किसी से बात ही नहीं करनी है. अब मैं इतना अड़ियल हो जाता हूँ वो टाइम पे. राजा हिंदुस्तानी देखी है आपने? एक्चुअली मैं राजा हिंदुस्तानी हूँ. अरे रुको यार. तो I'm going. So I'm saying that this is a very, actually that's a very true thing. राजा हिंदुस्तानी की क्वालिटीज बहुत है मेरे में. जैसे राजा है ना, तो गुस्सा आ गया उसको, करिश्मा के साथ वो बच्चा लेके ऐसा खड़ा है, वो देखने को तैयार, नजर नहीं मिलाने को तैयार है कि मैं तेरे को देखूंगा भी नहीं, तू बात करते रहे. आई एम नॉट इवन लुकिंग एट यू, आई एम लुकिंग डाउन एंड टॉकिंग, नॉट इवन लुकिंग अप. आई कांटेक्ट भी नहीं करता था मैं किसी से. मैं अगर किरण से मैं अपसेट हूं और किरण यहाँ बैठी है, वो मुझसे बात करी, मैं देखता नहीं था उसको, मैं और कहीं देखता था, उसको देखता ही नहीं था. मैं देखने को तैयार नहीं हूं. तो वो बोली देखो तो सही मेरे तरफ. नहीं, मैं देखने को तैयार नहीं. ऐसा हार्ड था मैं. तो बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे. ये सवाल कहां से आया था? What did you ask? You are very emotional because we've seen you cry. हाँ, so it's not easy to deal with an emotional person like me. That's the moral of the story. I think it's been a wonderful journey that we've all taken together. I don't think मैं इसमें अजय को भी इंक्लूड करूँगा, मैं इसमें अक्षय को भी इंक्लूड करूँगा, इसमें ऋतिक भी है. हम 5, 6 या 8, 10 एक्टर हैं जिन्होंने ये 30 साल साथ में गुजारे हैं, जो अनकॉमन चीज़ है. बाय द वे, इट्स नॉट अ वेरी कॉमन थिंग. एक्टर्स डोंट हैव सच लॉन्ग careers. Very few actors have such long careers, so it's very fortunate that this generation of actors have had such a long and healthy run, you know, as actors, and it's been a great journey working with all of them, and not just the male actors. I'm talking about Kajol also, I'm talking about Kareena and, you know, Rani. I've had a great opportunity of working with some wonderful people. और सभी के साथ मेरी अच्छी दोस्ती है. तो it will be unfair to just single out Salman and Shah Rukh in this. I feel I've had a great journey, you know, with all of them working, going. Jaggu ke saath mein kitna, I'm so close. In fact, I'm very close to Ranbir and Alia and Ranveer. I spend a lot more time with Ranbir than I do with probably anyone else. Yeah. Work-life balance is up in the air because it's all time bound, time sensitive. I have to give a matlab, you know, approvals have to be given. You know, late night also I have to give approvals. So I have to be available 24/7, but that's only for the last maximum 2 months of a release. But by and large, I've really changed the way I work. I'm giving a lot of importance to my personal life. So I'm trying to sleep 8 hours, work 8 hours. And then the other third 8 hours is for me, for my personal life, for my relationships. Yeah. That's a big shift I've managed to make in the last 3 years. 4 years, yeah. Yeah, there are so many films. आप 3 Idiots का सीक्वल बना सकते हो, वो 3 कैरेक्टर्स बाद में मिल सकते हैं. आप दिल चाहता का सीक्वल बना सकते हो, आप सरफरोश का सीक्वल बना सकते हो. कई फिल्में हैं जिनके सीक्वल काफ़ी नेचुरली बन सकते हैं. यू नो, दिल चाहता का तो बड़ा अच्छा बनेगा. वो तीनों जो है वो टाइम पे यंग थे, अभी जाके यू नो मिड लाइफ क्राइसिस, ऑल 3 आर डिवोर्स्ड. तीनों की बैंड बजी हुई है, सब थेरेपी पे जा रहे हैं. तो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग, यू नो, और फॉर द 3 of them. दिल चाहता है कि जो 3 लड़के हैं उनका मिड लाइफ क्राइसिस शुरू हो गया. या नो, आई थिंक दैट आई वाज वेरी इमेच्योर एट दैट टाइम, एंड while it was an attempt to remake Godfather, I don't think we succeeded very well. And that film taught me a lot because I thought while shooting it, you know, I had slick back hair and I used to smoke that cigarette and 3-piece suit पहनता था मैं and all that. फिर जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे लगा कि मैं इस फिल्म में इतना डिसऑनेस्ट हूँ जिसकी कोई हद ही नहीं है. इतना डिसऑनेस्ट परफॉर्मेंस दिया है मैंने. एक तो एक्सटर्नल्स पे आते हैं, वो इटालियन लोग अपना स्लिक बैक करते हैं, हम लोग थोड़ी करते हैं स्लिक बैक. हम लोग तो बाल खुजाते हुए जाते हैं यहाँ से वहाँ. तो वो जो लुक थी वो पूरी वो नॉन इंडियन लुक थी. अच्छा, दूसरा 3-piece सूट पहना हुआ आदमी गर्मी में, इतनी गर्मी में 3-piece सूट पहन के घूम रहा है हर जगह. क्यों भाई? हम लोग की
वेदर में हम लोग वो कपड़े पहनेंगे ना जो हमको सूट होंगे. जस्ट बिकॉज यू आर अ गैंगस्टर डजंट मीन यू हैव टू वेयर 3-piece सूट. यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. बट वो गॉडफादर में 3-piece सूट पहनते थे क्योंकि वहां सर्दी है भाई, उनको वहां सर्दी लगती है तो वो सूट पहनते हैं. हम तो पैजामे में कुर्ते में घूमना चाहिए हमको. मेरे कपड़े थोड़ी डिसाइड करेंगे मेरा एक्शंस क्या है. तो आई रियलाइज अ लॉट ऑफ दैट व्हेन आई सॉ द फिल्म. आई सेड कि ये सब मैंने फेक चीजें की हैं, दिस ऑल फेक 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 फेक, डिसऑनेस्ट. योर परफॉर्मेंस हैज टू बी ऑनेस्ट, इट हैज टू कम फ्रॉम वेयर यू आर, सो यू कैन अडेप्ट. आप गॉडफादर इज अ ग्रेट एग्जाम्पल. वो कितनी अच्छी कहानी है, आप उसको अडेप्ट कर सकते हो, आज भी कर सकते हो राइट्स लेके, लेकिन आज भी कर सकते हो. लेकिन उसको आपको अपनी सच्चाई से करना होगा. आप उसको फ्रेम टू फ्रेम जैसे वो लोग बोलते हैं कॉपी करेंगे तो आप डिजास्टर बनाएंगे. उसको आप जब रीमेक करते हो तो आपको उसको अपने कॉन्टेक्स्ट में लेना पड़ता है और अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में आपको उसको स्मूथली ब्लेंड करना पड़ता है, तब जाके आपकी ऑडियंस उसको अप्रिशिएट करेगी, वरना वो नहीं करेगी. सो मेकिंग अ रीमेक इज अ बिग चैलेंज, आई वुड से. इट्स नॉट एन ईजी थिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू.